1987 की द सरोगेट वुमन आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर इम क्वांटेक, IMDb रेटिंग 7.1। जब एक 17 साल की लड़की को किराए पे लाया गया वारिस पैदा करने के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। सांग परिवार के इकलौते लड़के की शादी हुए 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, मगर अभी तक उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वारिस नहीं हुआ। सांग की बीवी न जाने कितने ही नुस्खे, पूजा पाठ, जादू टोना, हर एक चीज करके देख चुकी है, लेकिन कोई रोशनी नहीं दिखी। यहाँ तक उसका पूरा परिवार हर साल वारिस की आस में एक बड़ी पूजा भी रखवाता है, पर कोई फायदा नहीं। सांग की दादी ने अपनी चिंता अपने भाई के लड़के शिन से कही। हम लोग समाज के सम्मानित वर्ग से हैं, हमारे यहाँ दूसरी औरत रखने का रिवाज तो है नहीं। लगता है इस घर के वंश को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तब शिन बोला, एक रास्ता है, हम केवल वारिस पैदा करने के लिए किसी को ला सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं भला कैसे घर से होगी, क्या परवरिश रही होगी उसकी। छी छी, ना, वो हमारे परिवार को वारिस नहीं दे सकती। शिन बोला, एक गांव है जहाँ ऐसी औरतें रहती है जो बड़े घरानों के लिए वारिस पैदा करती है, और अगर वो लड़के के बजाय लड़की पैदा करती है तो उन्हें यही उनकी माँ के साथ छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ की लड़कियाँ दरअसल बड़े घरानों के मर्दों की पैदा की गई हुई है, किसी नीच परिवार से नहीं। दादी को ये बात जच गई। अगले ही दिन शिन एक दलाल को लेकर उस गांव की ओर चल पड़ा जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती है जिनके पास किसी पिता का नाम नहीं है। गांव के रास्ते में एक 16-17 साल की सुंदर सी अल्हड़ छली सी लड़की गाय के बछड़े को पकड़ते हुए उनसे टकरा गई, पर वो अपने में ही मस्त है, उनकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब गाँव पहुँचकर उनकी मुखिया ने बताया, देखिए, लड़का हो गया लड़की ये तो भगवान के हाथ में है, मगर जो भी हो उसका भाव जरूर देना होगा। लड़का हुआ तो 5 टुकड़ा जमीन और लड़की हुई तो 2 टुकड़ा। और चिंता ना करे, लड़का हुआ तो आपका और लड़की हुई तो इस गांव की होकर रह जाएगी। अब उसने कुछ औरतों को सामने रखा, किसी के 4 लड़के हुए हैं, किसी के 2, लेकिन शिन को उनमें से एक भी ना भाई। रह रहकर उसके दिमाग में वही लड़की आ रही है जिसे उसने रास्ते में देखा था। शिन ने उस लड़की के बारे में पूछा। वो पिल्हो की बेटी है और उसका नाम ओक नाई है। वो सिर्फ 17 साल की है, लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है इस काम के लिए। शिन ने उसे दुगना दाम देने का लालच दिया। भले ही पिल्हो गरीब है और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के साथ गुजारा कर रही है, पर फिर भी वो उसकी किस्मत वैसे नहीं बनाना चाहती जैसे उसकी है। वो उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर उसे बसाना चाहती है, जो कि सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस गाँव की लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। अपने मन को मारकर पिल्हो अंत में राजी हुई, लेकिन ओक को अभी तक इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं है। उसे तो लगता है कि यहाँ सब औरतें यही करती हैं, यही तो उनका काम है। उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली है, बस एक वारिस ही तो पैदा करना है, और उस पैसे से वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती है। अब रस्म शुरू हुई। उसकी पीठ पर थप्पा लगा दिया गया और अगले दिन लड़के के जन्म के लिए पूजा हो जाने के बाद पिल्हो उसका सामान बांधने लगी। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानती है। वो बड़बोली है मगर मन की साफ है, बहुत भोली है, कभी बाहर नहीं निकली। दुनियादारी क्या है उसे नहीं पता। उसने उसे समझाया, याद रहे तुम वहाँ एक अच्छे काम के लिए जा रही हो, इसलिए खुद को कभी नीची नजरों से मत देखना, कभी किसी के प्यार में मत पड़ना और किसी से कोई अपेक्षा मत रखना। पहली बार ओक अपनी माँ से इतनी दूर जा रही है। दोनों गले लगकर खूब रोए। रात के अंधेरे में एक लंबा सफर तय कर सुबह होने से पहले ही ओक को लोगों की नजरों से छुपाकर आंखों में पट्टी बांधकर एक घर में ले जाया गया। अब शिन ने सांग की दादी और उसकी पत्नी को खबर दी। उसी वक्त दोनों ओक को देखने पहुँचे। अनपढ़ गरीब ओक बड़े घरों के तौर तरीकों से अनजान है, ना बैठने का ढंग, ना बात करने का। भोली ओक ने बातों के बीच में ही कह दिया, मुझे जोरों की भूख लगी है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया। और जब खाना परोसा गया तो इतना तरह का खाना उसने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। बिना कुछ सोचे समझे बस टूट पड़ी और इतना खा लिया कि बेचारी का अगले दिन से पेट में दर्द शुरू हो गया। इधर सांग अभी भी ये करने को राजी नहीं हो पा रहा। फिर उसकी पत्नी ने समझाया, हमने तो 12 साल तक कोशिश की ना, जिसने जो कहा वो सब कुछ किया, मगर शायद ये सुख मेरे भाग्य में है ही नहीं। अब मुझे इस बात को मान लेना चाहिए और वही करना चाहिए जो इस परिवार के लिए उचित है। सही वक्त का इंतजार होने लगा जब दोनों को मिलवाया जाएगा। रोज ओक को अलग अलग तरह की चीजें खिलाई जाती ताकि ये निश्चित हो सके कि लड़का ही हो। गांव भर में घूमने वाली, जिसके पाँव कभी घर के दहलीज पर टिके ही नहीं, आज वो एक कमरे में सिमट गई है। उसका बाहर निकलना मना है। उसे तो ये तक नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, किसके घर में है। सब कुछ गुप्त रखा गया है।
इधर सांग को राजी करना अभी भी मुश्किल हो रहा है। सभी बड़ों ने उसे समझाया कि खानदान का नाम आगे ले जाना जरूरी है, वरना उसका उसके पूर्वजों का वंश यही खत्म हो जाएगा। अंततः वो राजी हुआ। दिन, तिथि, समय सब निकाल कर उसकी पत्नी खुद उसे ओक के कमरे तक छोड़ने आई। पहली रात तो दोनों के लिए मुश्किल था। सांग की पत्नी कमरे के बाहर ही बैठी रही। इस तरह कई संगी करते हुए धीरे धीरे कहीं न कहीं सांग और ओक एक दूसरे को पसंद करने लगे। ओक की जिंदगी में वो पहला मर्द है और उस जैसी कमसिन हसीन चुलबुली लड़की को देख सांग को भी वो पसंद आ गई। अब तो वो छुप छुप कर भी मिलने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि अब सांग अपनी पत्नी के कमरे तक में नहीं जाता और एक दिन ये बात घर के बड़ों को पहुंच गई। जल्द ही दोनों पे पहरा लगा दिया गया ताकि दोनों किसी भी तरह ना मिल सके। फिर एक दिन सांग की पत्नी उसके कमरे में आई। बिछड़ने की तड़प में वो अक्सर नशे में ही डूबा रहता। मैंने सांप का सपना देखा है और कहते हैं कि सपने में सांप देखने से वंश की वृद्धि होती है। लगता है उसे लड़का ही होगा। लेकिन इस बात में न सांग को पहले रुचि थी न अब उसने कोई जवाब दिया। अचानक एक दिन ओक की तबीयत खराब हो गई। वैद्य को दिखाने पे पता चला कि वो 2 माह के पेट से है। इस खुशखबरी से सबने राहत की सांस ली। अब इधर घर के नौकरों के सामने एक दिन सांग की पत्नी ने खाना बनाते हुए उल्टी आने का स्वांग रचा ताकि सबको ये लगे कि वो पेट से है। और ऐसा करने के लिए सांग की दादी ने ही कहा है और जब ओक की संतान उसे दे दी जाएगी तो लोगों की नजर में वो उसी का बच्चा होगा। कुछ दिन बाद ओक की माँ को वहाँ लाया गया। माँ से मिलकर वो बहुत खुश हुई। उसने बातों बातों में माँ को सांग की दी 2 अंगूठियाँ दिखाई। माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे करती हूँ, लेकिन घर वालों ने हम दोनों को मिलने से रोकने के लिए उन्हें दूर भेज दिया है। पिल्लो हैरान होकर अपनी मासूम सी बच्ची को देखने लगी और बोली, ये तो क्या कह रही है? हमारी किस्मत में प्यार करना ही नहीं लिखा है, ये सब सही नहीं है। लेकिन ओक को कहाँ ही कोई सुध-बुध है। उसके पाँव तो 7वें आसमान पे है। भूल चुकी है कि वहाँ जमीन नहीं होती। जितना ऊंचा उड़ेगी उतनी ही जोर से जमीन पर आ गिरेगी। वो इतना सांग की बातें करती है कि सपने में भी उसी का नाम बड़बड़ाती है। माँ, कल उनके पूर्वजों की पूजा है, देखना वो जरूर मुझसे मिलने आएंगे। पिल्लो ने उसे कितना समझाया, मत कर ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन वो भोली बच्ची सांग को ही अपना दिल दे बैठी है। हुआ भी वैसे ही। सांग आया और दोनों फिर साथ हुए। उसकी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और सांग के परिवार को ये बात पता चल गई। इसके लिए ओक पहले भी मार खा चुकी है, लेकिन इस बार उसकी माँ को सजा मिली। रात में दर्द से कड़हाते हुए पिल्हो ने अपनी कहानी बताई। 21 साल में मैं माँ बनी थी। पैदा होते ही मेरे बच्चे को अलग कर उसके परिवार को दे दिया गया। 6 साल बीत गए, लेकिन मैं अपने बच्चे के मुंह को तोड़ ना सकी और एक दिन चुपके से उसे मिलने आई, लेकिन पकड़ी गई। नियम तोड़ने पे मुझे सजा मिली और उसके बाद मैं इस गांव में आकर बस गई। एक और बार मुझे वारिस पैदा करने के लिए ले जाया गया, मगर तुम पैदा हुई। उसके बाद से बस हम दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी में हैं। ओक ये कहानी सुन थोड़ा मायूस हो गई, लेकिन उसे लगता है कि सांग अलग है। अब यहाँ जैसे जैसे ओक का महीना बढ़ रहा है, सांग की पत्नी भी रुई और कपड़े से पेट बांधकर लोगों की नजरों में आ रही है, जिससे सबको लगे वो भी गर्भवती है। एक दिन कुछ नाटक करने वाले आए। ओक ने जिद की उसे भी देखना है और उस रात वो इतना हंसी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये प्रसव की वेदना है। ओक दर्द से कराहने लगी। इधर सांग की बीवी भी दर्द का नाटक करने लगी। अब ओक काबू से बाहर हो गई है। ये दर्द वो और नहीं झेल पा रही। तब खुद सांग की दादी ने सांग को उसके पास भेजा, उसकी हिम्मत बढ़ाने। सांग को देख वो थोड़ी शांत हुई। बेचारी ओक ने बहुत दर्द सहा और आखिरकार उसे बेटा पैदा हुआ, जो उसके लिए सांग और उसके प्यार की निशानी है। सांग उसे देखकर रो पड़ा, क्योंकि इसके बाद जो होगा स्थिति उसके हाथ में भी नहीं है। जल्द ही सांग के परिवार को खुशखबरी का पता चला और उसकी पत्नी नौकर समेत उस ओर दौड़ पड़े। अभी बिल्हो बच्चे को नहला ही रही है कि ओक ने बच्चे को पास लाने को कहा। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया ही था कि इतने में सांग की पत्नी आ पहुंची। उसने बच्चे को गोद में ले लिया। इतने दिनों की प्रार्थना, संयम, आंसू, यहाँ तक कि पति को बांटने तक की पीड़ा उसने सही, केवल इस बच्चे के लिए। अब उसकी मन्नत पूरी हो गई। बच्चे को कपड़े में लपेट साथ लेकर वो चल दी। पिल्हो ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। ओक का मुंह खुला का खुला रह गया, कोई कुछ न कह सका। रात तक ओक ने सांग के आने का इंतजार किया, उसके प्यार के वादों का इंतजार किया। अंत में वो तो नहीं, 2 नौकर जरूर आए जमीन के कागजात देने, जैसा कि तय हुआ था। दुगना इनाम मिला है। आज ही रात माँ बेटी यहाँ से चले जाएं और कभी मुड़कर इस जगह को ना देखें। ओक को तो जैसे लगा कि वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी हो, जैसे अभी अभी उसकी किसी गहरी नींद से आँख खुली हो। ना पति उसका था, ना बेटा। उसकी गोद किराए पे ली गई थी, एक दाम तय करके। ओक आपे से बाहर हो गई।
कहने लगी, मुझे सांग से बात करनी है, वो मेरा बच्चा है, वापस ले जाए अपनी जमीन जायदाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कौन सुनने वाला है उनकी। रात में ही जबरदस्ती पकड़कर उन्हें डोली में बिठा दिया गया। आखिर तक वो पीछे मुड़ मुड़कर सांग का रास्ता देखती रही। जाते हुए अंतिम बार शिन ने सांग को कहा, आज भर देख लो, इसके बाद फिर कभी नहीं देख पाओगे। एक औरत का सब कुछ लूटने के बाद वो उसे आंख उठाकर देख भी ना सका। जो हंसती खेलती लड़की अपने गांव से चली थी, लौटी तो बस एक जिंदा लाश बनकर, जो ना कुछ बोलती है, ना हंसती है, ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया करती है। और 1 साल बाद ओक ने उसी गांव में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जहां सांग का परिवार रहता है। मूवी यही खत्म हुई। ये दुनिया के दस्तूर किसी किसी के लिए इतने मुश्किल भरे होते हैं कि जैसे लगता है उनकी खाल ही शायद इंसानों की रही होगी, क्योंकि समाज ने उन्हें कभी अपना हिस्सा नहीं माना। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।